अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा ब्लो बैक उस वक्त मिला जब इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद, ऐसे वक्त में कि जब कागजात नामजदगी जमा कराने में सिर्फ 2 रोज़ रह गए थे, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है, पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। अब नाज़रीन, ये इंटर पार्टी इलेक्शन जब हुए थे तो अकबर अज़ बाबर जो पीटीआई के बानी रुकन हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में कुछ एतराज़ात जमा करवाए गए थे इन इलेक्शन से रिलेटेड। वो एतराज़ात थे क्या? वो ये थे कि पीटीआई पर एतराज़ आयद किया गया कि उसने खुफिया तौर पर इंतखाबात करवाए। एतराज़ था कि किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी नहीं थे। जब तहकीकात का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पर भी एतराज़ उठाया, क्योंकि उनको तैनात किया था पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने। मगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात ही नहीं किया, लिहाजा उमर अयूब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं कर सकते थे। यानी इस हिसाब से पार्टी के जिस इलेक्शन कमिश्नर ने ये इलेक्शन करवाए, कानूनी तौर पर उनको ये इख्तियार ही नहीं था। अब फैसले में ये भी कहा गया कि पीटीआई के वकील ने एतराफ़ किया है, खुद एतराफ़ किया है कि पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरीक़ाकार इख्तियार नहीं कर सकी थी, जो कि आईनी तरीक़ाकार था। अब पीटीआई ने इस फैसले को, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया, बल्ले का निशान उड़ा दिया गया, इसको मुस्तरद किया है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह कि अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के बगैर खेल पाएगी? इसी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब पर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। नजमुल साकिब साहब, ये जो लकूनास मैंने अभी अपने इंट्रो में बयान किए हैं, पीटीआई ने ये लकूनास छोड़े, ये पीटीआई की गलती थी या ईसीपी ने इनको माइक्रो स्क्रूटनाइज किया, ये उनकी बदनीयती थी जैसे पीटीआई कह रही है? रमीन, इसमें सिर्फ ये देखना है आपने कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो तशरीहात हैं वो अपनी अपनी होती हैं। राइट। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर बल्ला फर्ज करें नहीं मिलता तो क्रिकेट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे गेंद है, मिसाल के तौर पे आपके पैड्स हैं, पिच आती है, विकटें आती हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि बल्ला नहीं मिला या बल्ला नहीं। और उसमें जो असली बात है, जो पीटीआई वाले कह रहे हैं, जो हम तक बातें पहुँच रही हैं कि जी बल्ला नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, वोट बैंक है इमरान खान का, वो चाहे बल्ला ले, चाहे वो गेंद ले, चाहे वो कोई भी उसके पास हो। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि नहीं। क्या ईसीपी इमरान खान को कोई भी दे दे निशान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल ये है क्या उसको यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी कि नहीं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये है कि अगर इमरान खान ने इस 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो तकरीबन 63% जो वोटर्स हैं वो वोट ही नहीं देंगे। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि बल्ले बुल्ले की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो आप चलता रहेगा। देखिए, माजी में भी हमने ऐसी चीजें देखी हैं। आप तलवार छीन लेते हैं, लोग तीर से जीत जाते हैं, और आप मारने की कोशिश करते हैं लेकिन भुट्टो अभी तक जिंदा है। अब यह है कि इस वक्त की सूरत हाल में अगर हम देखें तो मेरे नजदीक बल्ले का मिलना ना मिलना ये छोटी सी अना का मसला बनाया जा सकता है। अपील में जाएंगे, अपील में या तो फैसला होगा आपके हक में या फिर नहीं होगा, आपके खिलाफ होगा। दोनों सूरतों में मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान ही बीच में नहीं है तो किस बल्ले पे लोग वोट देंगे? और वो मैंने जिस तरह बताया 63% लोगों ने ये कहा है हम तो वोट ही नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अगर इजाजत मिलती है, उसको कोई भी निशान मिलता है, उसकी फोटो ही काफी है। अब यह है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होगी कि नहीं, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, इलेक्शन में क्या सूरत हाल डेवलप होगी। मेरी असेसमेंट में यह है कि 2 सवाल अगर उसके जवाब मुझे, राव साहब को, आपको और पाकिस्तानी अवाम को मिल जाएं तो हम आज बैठ के ये फैसला कर सकते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं। पहला सवाल, क्या कैलेंडर में से 9 और 10 मई की डेटें निकाल सकते हैं आप? इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन के आने तक इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा रहेगा कि नहीं? ये 2 सवाल हैं।
ठीक है, इन 2 सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए और हम सब मिलके आपको बता देंगे कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बल्ले के बगैर या बल्ले के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज ये है कि आपने एक बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर को इस वक्त जेल में रखा हुआ है और उसकी कुछ वजूहात हैं, वो कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, उसकी कुछ वजूहात हैं, कानूनी कार्रवाइयां हैं, तोशा खाना है, साइफर है, वगैरह वगैरह। अब ये है कि उस पे ये कहा जाए कि जी ये सिस्टम ऐसा है, और इस वक्त की आखिरी बात, क्योंकि आपने यानी राव साहब से भी पूछना होगा, हम मिल के आपको राय देंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब आप सिस्टम के चेंज की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्शन का सिस्टम है, चाहे वो आपके मुल्क का कोई एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, तो आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आप इक्तिदार में होते हैं? मिसाल के तौर पे 4 साल आपके पास थे, आपने क्या किया इस सिस्टम को चेंज करने के लिए? बिल्कुल, exactly, या अगर नून लीग की बात करते हैं, वो कभी शिकायत करते कि आपने जब इक्तिदार में थे, और अभी आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए गुजारिश कर सकते हैं कि जो आपकी चेकलिस्ट है ना कि ये सिस्टम में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, इसको आप अभी से ही करें और आते ही सबसे पहले उस चेकलिस्ट पे अमल करना शुरू कर दें। और आखिरी इस वक्त की बात कि आपने सिस्टम को चेंज करने के लिए जो बातें शुरू कर दी हैं इस वक्त, देखिए वही सिस्टम आपको लेके ऊपर आता है और आप बड़े खुश होते हैं और कहते हैं जी कि मैं तो अपने डंड के जोरों पे आया हूं, मैं तो अपने जोरे बाजू से आया हूं। और वही सिस्टम जब आपको नीचा दिखाता है तो आप सिस्टम की बुराइयां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें रामीन, मेरे राव साहब और आपके अलावा आपकी पाकिस्तानी अवाम को भी पता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये लीडर बड़ा वही है जो सिस्टम में, बिल्कुल जो सिस्टम में बैठा हुआ सिस्टम की खामियां निकाले और उसके खिलाफ फिर एक जिद्दोजहद करे। असल लीडर तो फिर वही है ना। राव खालिद साहब, क्या वाकई बल्ले का निशान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इसमें देखिए ना 2 सिनेरियो सामने आ रहे हैं, ये भी जरा वजाहत कीजिएगा अगर रहनुमाई इसमें फरमा सके। एक तो ये सिनेरियो होता है कि एक पार्टी का इंतखाबी निशान छिना, उसी पार्टी को वो रजिस्टर रहे ECP के साथ, लेकिन उससे कोई और निशान अलॉट कर दिया जाए और वो सारे मुल्क के जो कैंडिडेट्स हैं उस निशान पे लड़ें। दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे लड़ें और उसमें तो फिर हर कैंडिडेट का एक अलग निशान होगा, तो बड़ी कंफ्यूजन फैल सकती है, वोट डिस्टर्ब हो सकता है। इन दोनों सिनेरियोज में से इस वक्त PTI पर कौन सा लागू होता देख रहे हैं आप? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जो नजम साकिब साहब ने बात की सिस्टम की और सिस्टम के साथ चलने की और फिर कभी किसी से मुरव्वत कभी किसी से मोहब्बत, एक शेर मुझे बड़ा याद आ रहा था जी। उसने कहा था कि शिद्दत दर्द से शर्मिंदा नहीं मेरी वफा, दोस्त गहरे हैं तो फिर जख्म भी गहरे होंगे। तो आप जितना करीब, जितनी दोस्ती करते हैं, जितनी मोहब्बत जताते हैं अपने उस वक़्त, तो फिर जब आपको लगता है कि शायद दोस्ती अब नहीं रही, तो फिर ज़ख्मों का फिर इतना ही गहरा होना है। फिर ज़रा उसमें हौसला करें, फिर एहतियात भी करें और हौसला भी करें और आइंदा के लिए कोशिश करें कि वो करीब, वो जो करीब इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, फिर वो वाला सिलसिला होगा कि दम ना घुट जाए आपका, उस तरह ना करे फिर। तो वो दोस्तियां हम बढ़ाते हैं, करते हैं। कभी कोई पार्टी दोस्ती में बहुत आगे चली जाती है, कभी कोई और चली जाती है, और वो सबका तजर्बा एक जैसा है, लेकिन माशाल्लाह से किसी ने नहीं सीखा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया, वादे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, सीखा किसी ने नहीं। अपने तई सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, अपना रास्ता खुद ठीक करना चाहिए, अपने सिस्टम को खुद बेहतर बनाना चाहिए, मुल्क को ठीक रास्ते पे खुद चलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप कभी उसको गिराने के लिए किसी का सहारा लें, कभी दूसरे को गिराने के लिए, कभी जुडिशरी को आप अदाकार बना लें, कभी आप एस्टेब्लिशमेंट की छाया छतर के नीचे बैठ के दूसरों को तंग करने की कोशिश करें, कभी नैब का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह मामले नहीं चलते। अच्छा, जहाँ तक हम बल्ले पे आ जाते हैं जी, देखिए 1987 के बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त मार्शल यानी थे, हमारे सदर थे, और उनके ज़ेरे नगी हुए। पीपल्स पार्टी को शिरकत की इजाज़त नहीं थी और वो वैसे ही नॉन पार्टी बेसिस पे होते थे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त एक टर्म निकाली थी अवाम दोस्त उम्मीदवार। अच्छा, ठीक है। तो बल्दियाती इलेक्शन में अवाम दोस्त उम्मीदवार, और मोस्टली उनका जहां से भी लड़े उनका निशान छतरी था, यानी वो एक कॉमन फैक्टर उसमें, एक तो उसका नाम आ गया उन कैंडिडेट्स का, अवाम दोस्त कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद छतरी मोस्टली लोगों के पास था और वो बड़ी तादाद में जीत गए। वो एक तरीकाकार इख्तियार किया गया।
नहीं भी होता निशान, अगर वाकई एक जमात की पॉपुलैरिटी है, उसका वोट बैंक है, तो उसके कैंडिडेट्स को वो किसी भी इंसाफ उम्मीदवार या वो जस्टिस फॉर कैंडिडेट्स इस तरह करके वो करके कोई भी नाम दे के, कोई भी टर्म दे के उसको इंसाफियंस या वॉट एवर, ठीक है। जहाँ तक इंतखाबी निशान मुख्तलिफ लेने की बात है, तो अभी ये पार्टी अब लिस्टेड तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। जो इंतखाबात इनके जो हम कहते हैं उसमें जो डिफरेंस एक आ गया मेरे ख्याल में, कानूनी तौर पे मैं अभी बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन लिस्टेड है अभी ये इलेक्शन। यानी इस नाम की दूसरी पार्टी नहीं बन सकती, ये लिस्ट पे मौजूद है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह पे वो सारा जो भी हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कम से कम हमें दाद देनी चाहिए। उसने कितनी मेहनत करके, कितनी कोशिश करके, कितनी कानूनी मुशगाफियों का सहारा लेके इस मरहले तक वो पहुंची है। हम ऐसे ही उसको लान तान शुरू कर देते हैं कि जी ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। ये प्रोसेस नॉर्मल है, ये पाकिस्तान में अरसे दराज से होते आ रहे हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। थोड़ी सी चीज़ें नहीं हुई हैं, जैसे नॉमिनेशन पेपर पे जब लोग जाते हैं उनके पेपर छीन लिए, पकड़ लिए, वो भी अब मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन आनी शुरू हुई है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर को बात कर दी है, बाकी नजवी साहब का फैसला भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत कर दी है, इलेक्शन कमीशन भी उस पर कर रहा है। लेकिन इसमें चैलेंज जो है मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जो है ना वो चैलेंज इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि जिस किस्म के मसाइल आ रहे हैं कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में, कुछ उसके हाथ में नहीं है। जैसे अगरचे जो जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है और इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो सारी इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की हिदायत पे और उनकी मर्जी से होती है। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर होगा तो आपने इलेक्शन कमीशन को भेजना है, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ओके करेगा तो वो पोस्टिंग ट्रांसफर होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस देखने में आ रही है, इलेक्शन कमीशन का बस भी नहीं चल रहा। जैसे आज चीमा साहब का केस है, अब उनको तौहीन अदालत का वो नोटिस दे दिया एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि आपने उसको क्यों नहीं हटाया अभी तक ओहदे से। इस तरह वो कोई डीसी को हटाते हैं, पीटीआई की शिकायत भी है, किसी और बात की शिकायत वाला भी बड़ा उठा हुआ है। सो जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, इस पे भी जरा करेंगे बात, लेकिन अभी थोड़ी पीटीआई पर रखते हैं और बल्ले के निशान पे। नजमू साकिब साहब, ये जो स्क्रूटनी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब पीटीआई ये कह रही है कि जी बाकी सबकी क्यों नहीं ऐसे की गई, और मसला ये है कि भाई बाकी सबकी चैलेंज नहीं हुई, अकबर एस बाबर ने इनकी चैलेंज कर दी। शफाफियत आप देख रहे हैं, जो लकूनाज निकाले गए क्या वो ठीक हैं? वाकई पार्टी आइन से मुतसादिम था ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए? और जब पीटीआई देख रही है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, चले हवाओं की बात कर ले जो भी, लेकिन अगर उनको पता है कि कुछ डिसएडवांटेज पोजीशन पर है, तो क्या उनको मजीद शफाफियत की यकीन दहानी नहीं करानी चाहिए थी अपने इलेक्शंस में? यही तो दो लफ्ज़ हैं, एक इंसाफ है और दूसरा शफाफियत है। अगर आप पाकिस्तान की इलेक्शन में या इलेक्शनों की तारीख देखें या सियासी पार्टियों को देखें, या आप बहुत सारी मिलिट्री भी पावर्स आई, उन्होंने भी आके पाकिस्तान को रूल किया, दुनिया की तारीख देख लीजिए, उसमें जो पहली आह निकलती है वो हारने वाले की होती है, चाहे वो कोई केस है। अब देखें ना, वही जज कहता है कि जी साइफर केस में फलाना, तो एक पार्टी धमाले डालती है, एक जो है वो। ये इसी तरह है जिस तरह एक खेल का मैदान नहीं है रामीन, फर्ज करें कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, अब उसमें एक ही मैच है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। जो जीतती है उसके लिए वो फुटबॉल का मैच जो है वो याद रखने वाला है, जो हारती है वो क्या करेगी, देखिए जी अंपायर ने फलाने वक्त जो है ना फलानी सीटी मारी थी ना, उस वजह से हमारा, या ये जो येलो कार्ड और रेड कार्ड दिया गया ये गलत दिया गया, कहां चली जाती है? एब्सोल्युटली। और मुझे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात आप कर रही है ना, इमरान खान साहब से बड़ा स्पोर्ट्समैन इस वक्त सियासत में कोई नहीं है। और मैं जब ये बल्ले की बात कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यही तो वो तो उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को कबूल किया है, तो उसको वो एक चैलेंज समझ के कबूल करें कि भाई इस वक्त जो अखाड़ा है उसमें पहलवानी के दावपेच जो हैं वो इस तरह के हैं और वो अपने आप को कर सकते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी आवाज नजर नहीं आई जेल से या इमरान खान साहब की जाती तौर पे कि जी फलां हो रहा है। ये जो बाकी है ना, जो यानी हम नवा हैं, हम तो इनकी आवाजें सुन रहे हैं और मेरे नजदीक इनकी आवाजों में इसलिए जान नहीं है कि मैं तो उनको सुनना चाहता हूं। आप बताइए, बल्ले के बगैर जीतेंगे आप? आपको बल्ले की जरूरत क्या है? और फिर देखने की एक और बात भी है कि जिस क्रिकेट के बलबूते पे आप आते हैं उस पे आप हीरो बने, आपने बल्ला लिया, वो भी क्रिकेट का निशान। अब जब 4 साल आप रहे, आपने क्रिकेट के लिए कुछ किया? इस तरह के जब आप सवाल करते हैं ना तो आपको ख्याल आता है कि यार ये सारा कुछ खेल जो है
ये चाहे बल्ला है, चाहे तीर है, चाहे कुछ भी है, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। इसमें सिर्फ ये है ज्यादा से ज्यादा सीटें लें, जिस तरीके से भी आप जीत सकते हैं जीतें, क्योंकि हुकूमत करनी है। और पहला काम जो आके कोई भी पार्टी करती है वो सुन लीजिए, पहला काम पार्टी आके जो करती है ना वो ये कि जितने आपने वादे किए थे वो एक तरफ हो जाते हैं। जितना आपने चेक लिस्ट आपने बनाई होती है कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं। अभी ये सारा कुछ हो रहा है, बीच में एक खबर आती है कि जो बिजली के जो रेट्स हैं वो 1.15 यानी ₹1.15 फी यूनिट बढ़ गए हैं। मुझे आप बताइए, पिछले 3 दिन से ये खबर मैं सुन रहा हूं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा हो कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, या अवाम पे कितना बोझ, अब कितने अरब इसमें से निकलेंगे, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज का इस वक्त मसला नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बनेगी तो क्या ये उनका मसला होगा? जहांगीर तरीन साहब ने कहा ये बिल्कुल रोशन की तरह आया लग जाएं, वो बड़े उनके हैं प्लान्स तो हैं उनके, बता रहे हैं, बता भी चुके हैं और अभी आगे भी हम सुनेंगे। वो 2 दिन नहीं लगेंगे उनको जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बड़े अजीम यानी आदमी हैं, उनकी पार्टी भी बड़ी अजीम है और वो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम जरूर दिलवाएगी। लेकिन वो 2 दिन नहीं मांग रहे, उनके लिए तो 20 दिन भी कम है, इसलिए कि है ही नहीं कोई। हाँ। मैंने तो हमने इसी प्रोग्राम में कई दफा कहा है कि मंशूर इसलिए नहीं आ रहा कि वो छुपा के रखा हुआ है, मंशूर इसलिए नहीं आ रहा कि है ही नहीं। हाँ। उसमें सिर्फ ये है कि ये इलेक्टेबल्स हैं, ये जीते। प्लान क्या है? प्लान ये है कि जीतना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो मैंने बिजली की मिसाल दी है, यकीन कीजिए अगर कोई वाकई सियासतदान जो इस वक्त इलेक्शन के दिनों के बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा है, वो इसी को ही बना लेना कि आप अवाम की तो कोई सोचता नहीं है। अवाम की मुझे ये बताइए किसने सोचा है? और आजकल तो आलम यह है कि इलेक्शन के पास आके भी अवाम की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। राव खालिद साहब ये भी देखें ना, भाई इस वक्त मसले अवाम के क्या हैं? बिल्कुल राव खालिद साहब की तरफ भी मैं इस पॉइंट को लेके जाना चाह रही हूँ, फिर ब्रेक भी लेनी है। राव खालिद साहब देखें ना, नवाज शरीफ साहब को भी हम देख रहे हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस मुसलसल बता रहे हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, वो जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन अवाम ये नहीं सुनना चाहती है इलेक्शंस के करीब। अवाम ये सुनना चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है, कैसे हल हो सकते हैं। इस पर जरा शॉर्ट कॉमेंट कर दीजिए। देखिए, उनके मसाइल तो आप अभी इलेक्शन के हवाले से ही देख लें कि 5 साल में एक दफ़ा वोट देना होता है, वो भी उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है कि पता नहीं वो जिससे 68% की बात करें वोट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। तो मियाँ साहब की जो बात है वो ठीक है, दावे नारे सब कुछ चलते रहते हैं, उनके ग्रीवेंसेस भी होंगे, यकीनन वो गुजरे हैं, मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, वो उनके ग्रीवेंसेस भी हैं। लेकिन मसला ये है कि वो ये बताएं ना कि जब वो खुशहाल थे, हुक्मरान थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं हमने अंधेरे ख़त्म कर दिए, लोड शेडिंग तो फिर हो रही है, ये अंधेरे कौन से खत्म हुए हैं? लोड शेडिंग तो खत्म ही नहीं हो रही। सर्दियों के महीनों में भी लोड शेडिंग हो रही है, गर्मियों में चलो डिमांड बढ़ जाती है, समझ आती। तो वो उन्होंने क्या, बिजली वो यही हो सकता है कि वो बिजली साथ ले गए, फिर जाते हुए जो बनी थी बिजली वो उठा के ले गए वहाँ पे। मसला यही है, ग्रीवेंसेस अपना रोना रोते रहते हैं, अवाम का रोना कोई नहीं सुनता, उनके रोने धोने की फिक्र ही किसी को नहीं है। अवाम किस हाल में है, महंगाई के हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, अगर कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन ऊपर नीचे होती है या इवन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, तो उससे भी अवाम को नुकसान होता है ना। अल्टीमेटली 4 दिन के लिए कोई हड़ताल हो गई, कहीं को जलसा जुलूस निकल गया, कहीं को प्रोटेस्ट हो गया, तो अवाम का नुकसान होगा, जाने आने से माजूर हो जाएंगे, मुख्तलिफ मसाइल उनके लिए पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं किसी वजह से, इन्हीं के हंगामों की वजह से, तो वो उनके लिए मसला है। बाकी जो मुसलसल एक कह ले कि जो परपेचुअल जिसको कहते हैं, वो महंगाई तो है ही है, उसका तो कोई अभी लेकिन मसला ये है कि ये सारे जो असल मसाइल हैं वो कहीं बैकड्रॉप में चले गए हैं और जो इस वक्त सामने हैं वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रीवेंस। नाज़रीन, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, वक्त तक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस के हवाले से, खुसूसन PTI की, क्योंकि बल्ले का निशान उनसे छिन चुका है। उनके पास ऑप्शंस अब क्या क्या हैं और बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है। नज़मुल साकिब साहब, एक ये बात भी सामने आ रही है कि अगर तो उनको कोई और निशान अलॉट नहीं होता,
तो फिर उनके पास एक तो इंडिपेंडेंटली लड़ने का ठीक है ऑप्शन है, दूसरा एक और ऑप्शन भी सामने आ रहा है, वो ये कि वो मुख्तलिफ पार्टीज़ जिनके साथ उनको लगता है कि कोई नज़रियाती ओवरलैप है मौजूद या पॉलिटिकली उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, वो उनके साथ इत्तेहाद में चले जाएँ। वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, क्या ऑप्शन है इस वक्त पॉलिटिकली, किसके साथ पीटीआई को आप जाते देख रहे हैं और क्या उनको जाना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा होता है कि इलेक्शन आए तो आपको पता लगे कि फलां पार्टी के साथ इत्तेहाद करके, सीट एडजस्टमेंट करके, बातचीत करके अगर हम इलेक्शन में दाखिल हों या इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में हम एक हों तो हम किसी तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। एक हल्की सी आवाज़ आई थी पीटीआई की तरफ से कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। उसका जवाब जरदारी साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं करेंगे। क्या ये वही इमरान खान और वही पीटीआई है जो कि जब हुकूमत में थे या उससे पहले भी कि हम ही हैं, हम ही होंगे और हम हैं तो पाकिस्तान है? और हमने ये देखा कि 4 साल के इस अरसे में जो कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने किया, ये एक सोलो फ्लाइट थी। अब इस सोलो फ्लाइट में जिन लोगों ने इनको चलने में मदद दी उन्हीं के खिलाफ अभी ये बातें हो रही हैं। अब ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज में, अब देख लीजिए आप मिसाल के तौर पे, क्या नून जो है वो करेगी इसके साथ इत्तेहाद? सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी तो खुले अल्फाज में कह चुकी। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं ना कि किसी पार्टी के साथ ये नहीं कि इमरान खान साहब करना चाहें। सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां क्या आपको कबूल करेंगी? क्योंकि जब आप इक्तदार में थे तो आपने जिस तरीके से, यानी यूं समझिए कि कुश्तों के पुश्ते लगा दिए आपने, किसी को भी इस काबिल नहीं समझा। बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, अब ये कहना कि जी हमारे अलावा कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, और हो सकता है कि पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी ही इस काबिल नहीं है, लेकिन इन्हीं पार्टियों से तो आपने लड़ाई करनी है, इन्हीं पार्टियों से आपने इलेक्शन में मुकाबला करना है, इन्हीं पार्टियों से आपने मिलजुल के हुकूमत बनानी है, जो कि हमें नजर आ रहा है। और हम अपने इस प्रोग्राम में कई दफा कह चुके हैं कि सिंपल मेजॉरिटी भी शायद किसी को मिलने वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात यहां पे, ये अभी मैं आज यानी टीवी में देख रहा था कि, और फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूं। मिसाल के तौर पे कोई सियासतदान आएगा, वो आके कहेगा कि अवाम ये चाहते हैं, अवाम की ये मर्जी है, अवाम जो हैं वो उनके नज़दीक इमरान खान ये है, अवाम के नज़दीक सबसे पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये किस बेसिस पे ये बात होती है। ये बड़ा ज़रूरी है जानना, क्योंकि जिस अवाम को मैं जानता हूं या जिस अवाम का मैं हिस्सा हूं, उसका तो ये मसला ही नहीं है। उसका तो मसला महंगाई कम हो और वो आपके मंशूर में नहीं है। तो ये अवाम को जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको वाकई अवाम का एहसास है, अगर आपको वाकई है कि आप अवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो आपको उनके मसाइल का पता होना चाहिए। आपके पास इक़्तिदार आए, उनके मसाइल का हल करना चाहिए। क्या आप करते हैं? आप नहीं करते। दूसरी बात, ये जो बात है ना शफाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की, इसके बारे में भी यानी बात होनी बड़ी ज़रूरी है। जी। मुझे डर पता है क्या है? वो एक शेर है मेरा, बिछड़ने का नहीं मिलने का डर था, बिछड़ने का नहीं मिलने का डर था, सफर इस मर्तबा कुछ मुख्तसर था। अच्छा, अब यह है कि मैं तो ये सोच के ही बड़ा मुझे एक एक्साइटमेंट होती है कि या बारी ताला, अगर वाकई पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए और वो इलेक्शन हुए साफ और शफाफ, यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी हैरान कुन सूरत हाल सामने आएगी। क्योंकि एक वो चीज है जो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, एक वो है जो हम जाते हैं ना, जाके पूछते हैं जी आप किसको वोट देंगे, जी हम इसको वोट देंगे, ये वो देना किसको वोट है वो उस वक्त पता चलेगा। तो मुझे डर इस बात का है कि ये सियासी पार्टियां जितनी भी हैं सारी की सारी, इनको खुल के पता लगना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन है वो वाकई इस दफा 1970 का हम सुनते आ रहे हैं ना जी कि वो बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शंस थे। खैर उसके बाद तो जो हालात हुए वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं थे, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा जाती तौर पे कि जो इलेक्शन करवाने वाले लोग हैं, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वाकईतन मेक श्योर करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, वाकईतन मेक श्योर करे कि ये जो इलेक्शन है इस दफा साफ और शफाफ हो। यकीन कीजिए कि अगर ये वाकई हो गया तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मकबूल पार्टियों को जो है ना, वो हमने सुनते हैं ना बुर्ज गिरते हैं, आपको पता लगेगा कि वाकईतन अवाम इस वक्त क्या चाहती है।
ठीक है। राव खालिद साहब, एक तो आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि किस पार्टी के साथ आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी ने, वैसे जरदारी साहब ने तो कुछ और कहा था, लेकिन कुंडी साहब ने कल ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी का साथ दे, वो पैगाम उन्होंने दिया और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा सियासी मुखालिफ एक है तो आए मिलकर हम लड़ते हैं। आपको इत्तेहाद ऐसा होते देख रहे हैं? और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर कर सकता है, चैलेंजेस क्या हैं उसके? देखिए, जो तो लेवल प्लेइंग फील्ड का किस्सा है वो तो हमें जो रोज़ ब रोज़ हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें नहीं लग रहा कि वो कुछ दी नहीं जा रही, कुछ इलेक्शन कमीशन की बेबसी नज़र आती है कहीं कहीं। अच्छा। वो कर नहीं पा रहा, लेकिन उसका वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड को। बेबसी यही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है सारी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, किसी को चेंज करना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप हिदायत दें तमाम डीसीज, आरओज और डीआरओज जितने भी हैं कि वो लोगों के कागजात नामजदगी लें या उनको ना रोकें। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे उसमें। और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो वैसे ही मसला उनका गड़बड़ हुआ पड़ा है। आज चीमा वाला मैंने पहले जिक्र किया, वो लिख लिख के थक गए और गवर्नमेंट कहती है हम नहीं हटाते, भी कर लो जो करना है। अब तो इन्हें अदालत का केस शुरू हो जाएगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से उनके इख्तियार में जो चीज़ें हैं उससे नहीं होगी। जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी जाए तो हमारे पाकिस्तान में दो किस्म के इलेक्शन होते हैं, एक झुर्लू वाले होते हैं और एक ट्रांसपेरेंट कहा जाता है उनको, लेकिन बकौल पीर पगाड़ा वो सी थ्रू होते हैं। यानी इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप आर पार देख सकते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ है। तो वो उस किस्म के इलेक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा हुए हैं, सी थ्रू वाले, जिनमें आपको इलेक्शन से पहले भी पता होता है कि क्या होना है, इलेक्शन के बाद भी पता होता है। जहाँ तक इत्तेहादों की बात है, मेरा ख्याल ये है कि एक मुश्किल मरहला इलेक्शन के बाद शुरू होगा। अच्छा। जो हुकूमत साजी का मरहला होगा वो शायद बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंटली लड़ती है, जितनी भी सीटें वो ले ले, पीपल्स पार्टी, नून और बाकी जो एक जनरल कंसेंसस है लोगों का, जो तजिया करते हैं या नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, सियासत के ऊपर, कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो उसमें कोलिशन में अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है, वो अगर साइड में बैठ जाए कि नहीं हमने हिस्सा नहीं बनना, और तादाद पूरी ना हो पाए, तो बहुत सीरियस मसाइल पैदा उससे हो जाएंगे। आपका प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के इश्यूज आ जाएंगे, उसमें फिर जोड़ तोड़ शुरू होंगे। फिर 2002 में हमने देखा पैट्रियट बन गया था, पीपल्स पार्टी से 25 लोगों का बनाया गया। तो इस तरह फिर कोई इस किस्म का कर करा के आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर बहुत स्टेबल वो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसलिए वो जो मसाइल है वो गंभीर होते जाएंगे। इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल अभी तो पीटीआई अपना किस्मत आजमाई करेगी, अगरचे उनका कह ले कि टाइम इज अगेंस्ट पीटीआई, यानी उनका बुरा वक्त चल रहा है मुहावरतन भी और रियली भी, कि वो केसेस वगैरह के हवाले से कुछ है, उनको रिलीफ ठंडी हवाएं आई हैं। साइफर केस में भी हमने देखा सुबह ठंडी हवाएं चली, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ला टूट गया, लेकिन ठंडी हवाएं भी हैं थोड़ी बहुत। सुबह चली, लेकिन शाम को इलेक्शन कमीशन ने वो इन्वर्टर को चेंज कर दिया ना, वो गर्म हवाएं देनी शुरू हो गया। सर्दियां भी आ गई है ना, उन्होंने इसी को गर्म पे लगा दी। तो वो ठंडी गर्म हवा ये मिक्स चलती रहती है, तो वो है। तो जुकाम हो सकता है ठंडी गर्मी से। पीटीआई इंडिपेंडेंट लोग जीतते हैं और जी बिल्कुल सर्द गर्म से बड़ा हो जाता है। तो वो जो पीटीआई की जो सीटें उसमें आएंगी वो बड़ी क्रूशल होगी। से 50-60 सीटें ये ले लेते हैं, 60 एक पीपल्स पार्टी ले लेती है, 70-80 नून ले लेती है। लेकिन देखिए ना राव खालिद साहब, अगर एज पार्टी अब पीटीआई अगर नहीं जा पाती इलेक्शन में एज पार्टी, तो वो जो खवातीन की नशस्तें होती हैं, अक़लियतों की नशस्तें होती हैं, उससे बढ़ जाता है आपका नंबर, वो फिर वो उस पॉइंट पे भी तो डिसएडवांटेज पोजीशन पर चली जाएगी पीटीआई। पीटीआई तो है ही डिसएडवांटेज पोजीशन पे, उसका मैं कह रहा हूँ बुरा वक्त चल रहा है, मुहावरतन भी चल रहा है, असलतन भी चल रहा है, कि उनके पास अगर बल्ले को चैलेंज करना है उनके लिए बहुत मुख्तसर टाइम है। 12 जनवरी से पहले उनको निशान या तो वापस चाहिए, उनके इलेक्शन तस्लीम हो, फिर वो टिकट्स इशू कर सकेंगे। अगर नहीं मिलता तो वो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस सिलसिला में, क्योंकि पार्टी के लिए और निशान ले नहीं सकते, वो रजिस्टर्ड पार्टी अब उस तरह से रही नहीं है। तो नई पार्टी बनाना करना वो तो बड़ा फिर लंबा मरहला हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो वो
मसला ये है कि यकीनन रिजर्व सीट्स पे प्रॉब्लम्स आएगी, इनको नहीं मिलेंगी, लेकिन जहां तक जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त नजर आ रही है, मियां साहब के भी जो सूरत हाल है नून की ओवरऑल और पीपल्स पार्टी की, वो ऐसी नहीं है कि वो जो 125 सीटों का दावा था नून का वो भी हमें नजर नहीं आ रहा, और पीपल्स पार्टी का भी ये नहीं है कि वो कोई 100 सीटें ले जाए या 80 सीटें ले जाए। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद। राव खालिद साहब, पीटीआई अगर इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने हैं, अगर उससे बाहर होती है, पीटीआई एज पीटीआई और बल्ले का निशान इलेक्टोरल बैलेट पेपर पर नहीं होता, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कितना बड़ा सवालिया निशान बन सकती है आपके तज्जिए में? देखिए, अगर तो इलेक्शन में पीटीआई का वोटर हिस्सा नहीं लेता और वोटर टर्नआउट बहुत कम रहता है, जो कि 97 में हुआ था, एक मिसाल हमारे पास मौजूद है जिसको बाद में कागजों में पूरा किया गया, परसेंटेज को 17% थी और उसको 35-36% तक ले जाया गया जब मियां साहब को 2/3 अक्सरियत मिली थी। तो अगर तो सूरत हाल ऐसी होती है कि वोटर टर्नआउट कम रहता है, तो नेचुरली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उसको आप नहीं कह सकते। दूसरे मुल्कों में तो है कोई एक परसेंटेज रखी, 50% से कम वोटिंग अगर हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिजल्ट को वो दोबारा इलेक्शन करा देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 5% भी पड़ गए हो गए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है सच। सिर्फ खवातीन के हवाले से है, जहाँ खवातीन के वोट 10% से कम हो तो वहाँ पे वो पोलिंग हो जाती है, तो बाकी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो अगर तो वोटर टर्नआउट कम रहता है और उससे क्रेडिबिलिटी पे यकीनन असर पड़ेगा। दूसरी सूरत, जैसे पीटीआई के लोग पेपर जमा कराने के हवाले से बाकी जो शिकवे कर रहे हैं, अगर वो चीज़ कंटिन्यू करती है और वो उस तरह से मैदान में उतर नहीं सकते, तो फिर भी यकीनन क्रेडिबिलिटी पे एक उसके होगा। और उसका नुकसान क्या होगा कि एक स्टेज पे जाके जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो प्रोटेस्ट जो पहले 2014 का धरना और उस टाइप का, फिर उस किस्म की चीज़ें दोबारा से शुरू हो सकती है, पॉसिबली शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो मेरा ख्याल है कोई किसी जमात ने खातिर खा इत्मीनान का इजहार नहीं किया पूरे पोलिंग प्रोसेस के ऊपर। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सब ने एतराज़ किया है कि हमें नहीं मिल रहा। तो वो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और पसे पर्दा जो चीज़ें हो रही है उस पर यकीनन जो इत्तेहादों की और सीट एडजस्टमेंट की बातें मियाँ साहब जिस तरह निकले थे बाप के साथ और प्रेम कैम के साथ, और वो सारा रिवर्स होता हमें नज़र आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी अगले हफ्ते 10 दिन में अगर उनके मामला ठीक नहीं होते इस्तेकाम पार्टी के साथ, या उनके मामला वैसे ठीक नहीं चलते, पीपल्स पार्टी जिस तरह से एकदम से कह ले कि वे अहेड हो गई है इस सूरत हाल में, तो उसमें नून भी वही बातें कर रही होगी जो अभी पीटीआई कर रही है, तो जो पीपल्स पार्टी पहले कर रही थी। तो वो कुछ सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही फिलहाल। लेकिन अगर ये हो जाती है, एडजस्टमेंट्स इनकी आपस में हो जाती है, पीडीएम पार्टीज की हो जाती है, फिर काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वोटर टर्नआउट बड़ा बेटर करेगा। अगर पीटीआई के तो कैंडिडेट्स हैं, चाहे निशान है नहीं है, अगर उनके कैंडिडेट्स मैदान में है, मेरा ख्याल है इलेक्शन भरपूर होगा। उसके रिजल्ट्स किस किस्म के आते हैं ये 8 फरवरी या 9 फरवरी की सुबह को पता चलेगा। जी नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं इस हवाले से क्रेडिबिलिटी कितनी मुतासिर हो सकती है अगर एक भी पार्टी, कोई भी पार्टी बाहर हो जाती है, और वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? देखिए, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अब अगर हम अपने मुल्क की तारीख देखें और उसमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखें और उसके बाद की सूरत हाल देखें, तो फ़र्क क्या पड़ता है। हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, बड़े बड़े इलेक्शन जो हैं उसके बारे में रिगिंग की बात आई, प्री पोल रिगिंग, आफ्टर इलेक्शन रिगिंग, फिर उसके बाद बहुत सारे हम हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात सुनते आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि किसी एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है, डिग्री तो आपको वैसे ही मिल जाती है ना, बीए की डिग्री हासिल करना कौन सी, वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास पैसे कितने हैं और फिर उन पैसों में से आप कितने लगाते हैं। अगर तो मायार ये है तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किस पार्टी को मौका मिला नहीं मिला। इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं, नोट कर लीजिए मेरी बात जी। इस इलेक्शन में जो कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी, इलेक्शन कमीशन ने भी पक्का कर लिया, और उन्होंने ये जो 2 दिन बढ़ाए ना कागजात नामजदगी के, एक दफा फिर बावर कराया कि 8 फरवरी को। नोट करने की बात मेरी ये है कि कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट आया, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या नहीं मिली,
किसी पार्टी को उसके वोटर्स निकले नहीं निकले, कोई भी रिजल्ट आया तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। अच्छा, वो इसलिए होगा कि इस वक्त मुझे ये बताइए, ये जिस तरह राव साहब और आप भी बात कर रहे हैं, कोई एक पार्टी ऐसी है जो ये कहे कि इलेक्शन के हालात ठीक हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई किसी को भी नहीं मिली हुई नजर आ रही। मियां साहब का देख लीजिए, मेरे तो वो बड़े यानी फेवरेट यानी पॉलिटिशियन हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो अपनी शिकायतें को वो एकदम से वो पटारा खोल लेते हैं, इसका मतलब है उनकी भी तसल्ली नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे बिलावल साहब कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान का तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है, उनसे तो आपने उनके हाथ से बल्ला ही छीन लिया है, अब वो अपने हाथ से बैटिंग करेंगे। कोई एक पार्टी बता दीजिए। और अगर इलेक्शन से 1.5 महीना पहले ये सूरत हाल है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है और हर एक को ये लगा हुआ है कि हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बशमूल इस्तेहकाम पार्टी के और बशमूल उस चीज के जो कि नून लीग और इस्तेहकाम की हो रही। एक और बहस भी चल पड़ी हुई है, यानी कि इस दुनिया इस पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा लीडर कौन है। कुछ कहते हैं जी इमरान खान है, कुछ कहते हैं जी कि जरदारी साहब की क्या बात है, मफाहमियत के वो बादशाह हैं, सियासत तो असल में उन्होंने करनी है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें यह था कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब पीपल्स पार्टी को पता लगेगा कि हुकूमत वो बना रही है। मुझसे पूछेंगे कौन बड़ा है सबसे, मैं आपको ये कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। अच्छा जी, उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि तालिबान को सवाए उनके कोई नजर ही नहीं आया जो कि टीटीपी के बारे में बात करेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ठीक करने की बात करेगा। वो क्यों नहीं गए यानी नवाज शरीफ साहब के पास, उन्होंने क्यों नहीं जरदारी साहब से बात की, वो क्यों नहीं बिलावल साहब से मिले या इमरान खान या गौहर नायाब के साथ, वो क्यों मिले हैं फजलुर रहमान साहब से। तो आपने ये देखना है कि जब आप ये कहते हैं कि जी फलां लीडर सबसे मकबूल है, फलां लीडर सबसे बड़ा है, तो उसका मायार क्या है, उसका आपने रखा हुआ क्या है कि किस कैलिबर पे, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं। और जहां तक इस बात की बात है जो अभी तक तय नहीं हो सका कि मकबूलियत और कबूलियत, ठीक है कि जी जिसको जो कबूल होगा वही होगा, मकबूलियत से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके इस प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान की हालत पे कुछ रहम फरमाइए और कबूलियत और मकबूलियत से निकलिए और काबिलियत देखिए। ये जो काबिलियत है ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी शख्स हो, कोई लीडर है आपका या पार्टी है, क्या वो इस काबिल है कि इस मुल्क को, इसकी खारजा पॉलिसी को, इसकी दाखिला पॉलिसी को, ये सिक्योरिटी के चैलेंजेस को, ये मईशत के जो मसाइल हैं, इस IMF से जान छुड़ाई जाए कि नहीं छुड़ाई जाए, टैक्स लेने हैं, सब्सिडीज कम करनी है, ये बड़े बड़े अफरीत हैं जो हमारे सामने खड़े। बात ये है कि ये पता उस वक्त चलेगा, बात ये उस वक्त पता चलेगा जब आप किसी लीडर को, किसी पार्टी को पूरे 5 साल पूरे भी करने दें, जमहूरियत प्रिवेल भी करे, फिर उसके बाद अंदाजा करें और वोटर को मौका दें। राव खालिद साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, जो तमाम सियासी जमातों में अब एक पेज नजर आ रहा है एटलीस्ट इस बात पे कि मुतमईन नहीं है वो इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। ये एजिटेशन यूजुअल है, होती है हर इलेक्शन से पहले, या नई बात है? शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। देखिए उसमें एग्रीड पार्टीज कम ही होती हैं, लेकिन ये पिछले कुछ हमने 2-3 इलेक्शन से देखा है कि हर पार्टी शिकवा करती नजर आती है। हाँ। तो वो ये तकाजा करती है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है या सिस्टम है पूरा, वो बहुत क्रेडिबल होना चाहिए और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। पहली फुर्सत में जैसी हुकूमत बनती है उसको पहली रिफॉर्म्स नैब या किसी और की बजाय इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी चाहिए और उसमें एक बेहतरीन सिस्टम लाना चाहिए, जैसे EVM भी उसमें हो सकती है। बाकी बहुत सी चीज़ें उसके साथ हल हो जाएंगी जब EVM आप हो गए। फिर इलेक्शन कमीशन का अपना एक पैराफर्डिलिया होना चाहिए, सिस्टम का DRO उधारे ना मांगने पड़े, उसको वो काम ना करना पड़े। और इस अमल को तमाम इदारों को बहैसियत कौम भी और बहैसियत इदारा भी सीरियसली लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये अगर सही हो गया हमारा तो इंशाल्लाह आगे मामला बहुत ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, फिर आज नाजरीन के लिए क्या सवाल है आप? नाजरीन के लिए ये जो है पहले एक ज़रूरी सवाल और उसके बाद एक नहायत गैर ज़रूरी सवाल। ज़रूरी सवाल ये है कि मेरे मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। ज़रूरी सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन बनाएंगे आप? ठीक है।
गैर ज़रूरी सवाल। निगरान हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात किए, खारजा पॉलिसी में बयानात उनके आए कश्मीर के बारे में, इंडिया के बारे में, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, SIFC बन गया। लेकिन पिछले 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि जी जो 22 ग्रेड में जिनकी प्रमोशन होनी है 21 से 22 में, उसका फैसला आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म करेंगे। ये बहुत सख्त ज़्यादती है। मैं अपने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा, ये देखिएगा आइंदा वज़ीर आज़म फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद 8 महीने बाद आते हैं, इन 6-8 महीनों में कुछ लोग 21 में ही रिटायर हो जाएंगे, तो उनका भी कुछ फैसला कर दीजिए, बोर्ड की मीटिंग कराइए। तो सवाल ये है कि आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए तो ये फैसला भी कर लें, तो क्या इसमें हरज है? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।